नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल यादव, प्रेसिडेंट बिल्डिंग बिहार। हम एक नए सीरीज के साथ आपके सामने आए हैं, जिसका शीर्षक है डिस्कवर बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है और बिहार में भी डाइवर्सिटी बहुत प्रकार की है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ बिहार का इतिहास भी बहुत ही रिच हिस्ट्री रहा है बिहार का। हमारे इस सीरीज में हम चाहेंगे कि बिहार जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उस पर हम उस सब्जेक्ट में जो विशेषज्ञ हैं, सब ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और अन्य अन्य सब्जेक्ट पे, हम प्रोफेसर्स को अपने बिहार, जिन्होंने बिहार में उस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया है, उन प्रोफेसर्स को बुलाकर उनके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि हमारे बिहार में कितनी विविधताएं हैं। अपने गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर उदयानंद यादव जी का स्वागत करता हूं, जो एलसीएस कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आज का शीर्षक है क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। तो सर, कैसा लग रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर? लग रहा है। जी। मैं उदयानंद यादव जी। अपने शिक्षा दीक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय से शुरू किया। मैंने वर्ष 1976 में मैट्रिकुलेशन पास किया और टीएनबी कॉलेज भागलपुर में मैंने अपना नामांकन कराया। जी। टीएनबी से मैंने इंटर किया, फिर वहीं से ज्योग्राफी ऑनर्स किया। फिर भागलपुर विश्वविद्यालय से मैंने पीजी किया। तभी मैंने फर्स्ट क्लास में अपनी डिग्री प्राप्त की। जिस इसके बाद मैं यहाँ नवोदय चला गया, बीएड किया। फिर भागलपुर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड करके मैं नवोदय विद्यालय में शिक्षक हो गया। जी। शिक्षक होने के बाद मैं पुनः उच्च शिक्षा के प्रति ललक के कारण मैं जो है सो एलसीएस कॉलेज आ गया। हम्म। और आने के बाद मैं हायर एजुकेशन में अपना योगदान दिया। यहीं इस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की डिग्री ली और बहुत आदमी को गाइड किया। हम्म। जी जी। अब मैं विषय वस्तु की बात करूं जी तो सर। आपका सर ये सर आप इस टॉपिक पर अपना सेशन शुरू करें। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है, ज्योग्राफी का ठीक क्यों ठीक। लोगों को समझना चाहिए ज्योग्राफी। या। जी, देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सभी विषयों का समावेश है। हम्म। क्योंकि यही एक विषय है जिसमें मनुष्य का पर्यावरण और भौतिक वातावरण दोनों का सामंजस्य होता है। और दोनों के सामंजस्य होने के कारण यह विषय रोचक और ज्ञानवर्धक है, जिससे कि आम लोगों के व्यवहारिक जीवन में भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम सामान्य शिक्षा इसकी अवश्य होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत सरकार ने सीबीएसई हो या रीजनल जो है सो बोर्ड हो, सब ने सेकेंडरी स्तर तक कंपलसरी इस सब्जेक्ट की जो है सो जानकारी प्रदान कराया गया है, जिससे कि लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करें और अपने जीवन में उसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आज का टॉपिक हमारा है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जी जी। एग्रीकल्चर। क्लाइमेट जी का, जी। बिहार का जो क्लाइमेट है, उसमें किस तरह से बदलाव आता है और उसका एग्रीकल्चर, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सर, ऐसा हम्म। है, बिहार भारत के उत्तर में स्थित एक लैंड लॉकिंग स्टेट है। जी। यानी ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। हम्म। इसके उत्तर में नेपाल है, हम्म। दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की जलवायु भी मूलतः बिल्कुल भारत की जलवायु के समान ही है। भारत की जलवायु मानसूनी है, बिहार की भी जलवायु मानसूनी है। लेकिन मानसून की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण पूरे भारत की जलवायु में बेसिकली थोड़ा बहुत अंतर जो है सो देखने के लिए मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि स्थानीय भूभाग और जलवायु, ये दोनों के सामंजस्य से हमारे कृषि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। हम्म। हमारे बिहार में सामान्य तौर पर अधिकांश लोग, आज भी हमको लगता है कि 70% 68% के आसपास लोग कृषि पर आश्रित हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर कम हैं हम्म। और लोग वही परंपरागत कृषि पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है कि बिहार में
माइंस बिल्कुल नहीं है। हम्म। ये इंटायर एरिया जो है सो फ्लड प्लेन या थोड़ा सा प्लेटूज एरिया है साउथ में। हम्म। इंटायर नॉर्थ बिहार तो फ्लड प्लेन है। कारण मुख्य रूप से अब मैं बता रहा हूं कि यह जलवायु जो है हम्म। यह मौसम का औसत है। हम्म। हमारे यहाँ मौसम हमेशा बदलते रहता है और मौसम का ही प्रभाव ऋतुओं के पर पड़ता है। मूल रूप से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तीन ऋतु हैं। ऐसे तो 6 ऋतु है, हम्म। लेकिन बेसिकली 3 ऋतु को हम लोग आकलन करते हैं कृषि के अनुसार। ये बिहार के शीत ऋतु। ये आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं? जी जी, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बता रहे जी हैं। जी भारत के परिप्रेक्ष्य में भी है, मैं स्पेशली बिहार के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं जी, आपको जरूर जरूर। कि बिहार में मुख्य रूप से नवंबर से लेकर के जनवरी तक जी। मूल रूप से शीत ऋतु का समय होता है। हम्म। और फरवरी से लेकर मार्च तक ये जो है सो मार्च या अप्रैल मई तक हम्म। ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। और जून से लेकर के फिर अक्टूबर तक जो है सो मानसून का समय रहता है, यानी वर्षा ऋतु का समय रहता है। जी। और ये सब का इम्पैक्ट हम्म। हमारे कृषि पर पड़ता है। हम्म। हमारे यहाँ हमारे बिहार में मैंने पहले बताया कि चूंकि खनिज नहीं होने के कारण उद्योग धंधे का लगभग अभाव है, इसलिए लोग मूल रूप से कृषि को ही अपना व्यवसाय बनाते हैं। मजबूरी भी है, या जी नहीं तो लोग बाहर रोजगार करने के लिए जाते हैं। जी। ये बिहार की विडंबना है। बिहार में होनहारों की कमी नहीं है, बहुत जी। अच्छे अच्छे ब्रेन यहाँ उपलब्ध हुए हैं। हम्म। एक से एक अच्छा उदाहरण है हमारे पास। जो इस मिट्टी में वशिष्ठ नारायण जैसे लोग पैदा हुए, जी। आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा हुए, हम्म। गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए। इस जी धरती ने बहुतों रत्न को दिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इसकी अर्थव्यवस्था उन्नत नहीं हो पाई। जी। इसके बहुत सारे कारण हैं। जी। अब मैं मौसम की बात करूं। मौसम ऐ- वायु की दशा के अनुसार क्षण क्षण बदलते रहता है। ओके। हम लोग देखते हैं कि अभी सामान्य है, हवा तेज हो जाएगी, कभी बूंदाबूंदी हो जाएगी। जैसे कल ही हमको सूचना मिली, कल दक्षिण बिहार में बूंदाबूंदी हुई, मौसम बिल्कुल बदल गया। उत्तर बिहार में सामान्य मौसम था। तो हम्म। इस प्रकार क्षेत्र विशेष में स्थानीय कारणों के कारण भी, जैसे चक्रवात हुआ, वायुदाब हुआ, आपको जो है सो मौसम की दूसरी भी परिस्थितियां जैसे तापमान हुआ, इस सब के कारण इसमें परिवर्तन होते रहता है। इसे अंग्रेजी में अनुवाद करें हमारे ऑडियंस के लिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इन सब का हाँ, प्रभाव मौसम टेम्परेचर पे हुआ, पड़ता है। प्रेशर हुआ, अल्टीट्यूड हुआ, जी लैटिट्यूड हुआ, लॉन्गिट्यूड हुआ। दीज आर द फैक्टर जी जी। which affected our climate and climatic condition। ओके ओके। जी ठीक है फिर। हम्म। जी। हम्म। तो इस प्रकार हम लोग जलवायु को देखते हैं कि, और ये हमारे जीवन का एक सार भी है। ये जलवायु परिवर्तित नहीं हो, जैसे जिस स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में यदि हम चले जाएं, हम्म। तो इक्वेटोरियल रीजन के लोग बिल्कुल एक ही प्रकार की जलवायु झेलते झेलते नीरस हो जाते हैं। वहां की बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग चूंकि परिवर्तन मानव का भी स्वभाव है और प्रकृति का भी स्वभाव है। प्रकृति और मानव दोनों में जब सामंजस्य होता है, तभी विकास की एक लौ आगे बढ़ती है। जैसे हम लोग बरसात के समय में हमारा खान पान, रहन सहन तथा पहनावा ओढ़ावा सब बदल जाता है। जी जी यहाँ तक कि हमारी कृषि भी बदल जाती है। जी जी। तो जाड़े के मौसम में मूल रूप से रबी की खेती अपने यहाँ होती है। जी मूल रूप से वह, चूंकि मानसून एक ऐसी जलवायु है जो परिवर्तनशील है, जो अपने कृषि को अपने अनुसार ढालता है। मानसून आने के समय में, जैसे मानसून आ गया अपने यहाँ, तो हम लोग खरीफ फसल लगाना शुरू करते हैं। हम्म। मक्का, धान, हम्म। ज्वार, बाजरा। इसमें से सर बिहार में क्या क्या खरीफ फसलें होती हैं, रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं? हाँ, ठीक ठीक। बिहार में मूल रूप से धान जो है
या चावल वह मुख्य फसल है। जी। इसके अलावे अपने बिहार में अरहर, हम्म, थोड़ा बहुत मात्रा में ज्वार, हम्म, बाजरा, वो अल्पसंख्या है, उसका बहुत ज्यादा नहीं। हमारे बिहार के कृषि का 1% से भी कम ज्वार बाजरा होता है अच्छा। अपने यहाँ, लेकिन मुख्य रूप से चावल है। इसके हम्म, बाद थोड़ा सा उड़द है, उड़द की भी खेती होती है जी। अपने यहाँ। ये लेकिन ये इंटायर बिहार में मुख्य फसल जो है वह चावल है, क्योंकि ये हमारा फूड हैबिट भी है, हम्म, हमारे यहाँ के लोगों का फूड हैबिट भी है। हम्म, आज से 50 साल पहले हम्म, बिहार के लोगों का सिंगल फूड क्रॉप था चावल। उस समय बिहार में गेहूं की खेती नगण्य होती थी, सिर्फ दियरा क्षेत्र में होती थी। दियरा क्षेत्र में जो जी। फ्लड इफेक्टेड एरिया है, जी। उस क्षेत्र में थोड़ा गेहूं की खेती होती थी, क्योंकि फ्लड इफेक्टेड एरिया जैसे गंगा का बेल्ट जो हो गया, उस जी। सारे एरिया में वाटर लॉगिंग एरिया है, जिसके कारण वहाँ पैडी क्रॉप नहीं होता है, धान की फसल नहीं होती है। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है सो गेहूं, मक्का और ये सभी खेती मूल रूप से की जाती थी। और सर लेकिन इसमें, अब अगर मेरा एक सवाल है इसमें, हाँ। बिहार बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बट इसमें जी जैसे हाँ। आपने कहा कि मुख्यतः चावल, गेहूं और मक्के हम्म, की खेती मुख्यतः की जाती है। और बट जी ये हाँ। इंडिया के स्तर पे अगर देखें तो हम रैंक हम्म। प्रोडक्शन में हम किस नंबर पे रैंक करते हैं? पहला नंबर तो बंगाल का है, जी, किसमें चावल है? के उत्पादन में चावल। जी। है। चावल चावल में। के उत्पादन में पहला नंबर हम्म, पश्चिम बंगाल का है। हम्म, दूसरा नंबर अभी पंजाब आ गया है ओके। इधर रिसेंटली। हम्म, तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश है, और चौथे नंबर पर हम हैं चावल में। चावल में। चावल के प्रोडक्शन, अच्छा। हम्म। हाँ, एक बात और बता दूं, अभी मक्का के प्रोडक्शन में जी। बिहार का एक यूनिक जिला है खगड़िया, शायद हम्म, नाम तो आपने सुना होगा। जी 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 जी। खगड़िया ने प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में मक्का के उत्पादन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, अच्छा। यानी अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। अरे वाह। ये रिसेंट डाटा है मेरा, जी जी। रिसेंटली ये 7 8 साल से इस प्रकार का प्रोडक्शन में ये आगे बढ़ा है। अच्छा। हम्म। जी। उसका भी कारण जलवायु और मिट्टी का ही है। उस मिट्टी में क्या विशेषता है कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन मक्का का वहां होने लगा। जी, क्या खगड़िया की हुआ मिट्टी क्या में है, ऐसा क्या क्या विशेषता है सर, बताइएगा। खगड़िया की मिट्टी में वो तो जो है सो, गंगा तो वहां खगड़िया में नहीं, लेकिन 2 3 छोटी छोटी नदियां वहां जाती है, जिससे फ्लड आता है। हम्म, और उस फ्लड से वो मिट्टी में ऐसे पोषक तत्व हैं जो फैल जाते हैं, फैल हम्म, गए। हम्म, पानी जब निकल गया, पानी हम्म, निकलने के बाद उस जमीन की उर्वरा शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अच्छा। और शायद मक्का के उत्पादन के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता है, हम्म, शायद उस मिट्टी में उपलब्ध है, और इसीलिए वहां प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गया है। हाँ। और विशेष यह रिसर्च से पता चलेगा इस पर। कई छात्र हमारे विभाग के रिसर्च में लगे हुए हैं, यदि वो हम्म, फाइंडिंग आएगा फिर कभी हम आपको इस संबंध में डिटेल बता पाएंगे। जी 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 सर। हम्म। हम्म। ओके। अब जलवायु की दशाओं में परिवर्तन होते रहता है हमारे यहाँ जो है। भारत की जो जलवायु है, हम्म, मानसूनी जलवायु का कारण मुख्य रूप से ये जो मैंने बताया वो तो है ही, प्रमुख है हम्म, वायुदाब। वायुदाब जो है, यदि हमारे स्थल पर उच्च दाब की पेटी बनती है और हम्म, समुद्र में निम्न दाब की पेटी बनती है, तो हम्म, स्थल से समुद्र की ओर हवा चलने लगती है। हम्म। और जब समुद्र में उच्च दाब की पेटी बनती है और स्थल पर निम्न दाब की पेटी बनती है, तो समुद्र से स्थल की ओर हवा चलने लगती है। तो मतलब कि समुद्र से हवा जब स्थल, मूवमेंट
हवा का मूवमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इम्बैलेंस पे डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। लैंड पर अगर हाई प्रेशर है और पानी के ऊपर लो प्रेशर है, तो लैंड से वाटर की ओर हवा का मूवमेंट होगा। अगर पानी के हाँ, ऊपर हाई प्रेशर है, लैंड के ऊपर लो प्रेशर है, तो पानी से हवा पानी जमीन से के स्थल ओर, की ओर, हाँ, स्थल की ओर हवा चलेगी। हाँ। हवा का मूवमेंट होगा जी। तो जब स्थल से जाएगा समुद्र की ओर तो वो ड्राई हवा होगी। जी तो ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि जाड़े के समय में हवा कंपैक्ट हो जाता है जी और घना होके वो जो है सो बिल्कुल उच्च दाब की पोटी बना करके समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन वही मई जून से हवा जब समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है, तो चूंकि वहां उच्च दाब और यहाँ निम्न दाब बनता है, तो उस जी स्थिति में क्या होता है कि वो हवा आर्द्र होती है। जी आर्द्रता उसमें होगी, समुद्र से आएगा, एवापोरेशन होगा तो हम्म, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो रेनफॉल होगा। और रेनफॉल में भी हमारे हिमालय का बड़ा योगदान है। जी यदि हिमालय नहीं होता तो हम्म, हमारा बिहार और इंटायर भारत एकदम ड्राउट लैंड होता, बंजर भूमि होती। हिमालय ने मानसून को रोकने के लिए और हवा की दिशा को मोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए हिमालय हमारी मानसूनी जलवायु के लिए वरदान साबित हुआ है। और सर ये विंड कौन सा है? मेरी जितनी जानकारी है, साउथ वेस्टर्न विंड ही बिहार में मानसून लाती है, राइट? हाँ हाँ, साउथ वेस्ट जो विंड है वही बिहार में मानसून लाता। हमारे मानसून की दो शाखाएं हैं, एक जी अरब सागर की शाखा जी और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अच्छा। अरब सागर की शाखा से बिहार को कोई लाभ नहीं होता है। अच्छा। वो यदि कहिएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, नहीं तो उसको हम छोड़ देते हैं। जी बताइए सर, संक्षेप में बता दीजिए। हाँ, तो अरब सागर से जो हवा चलती है वह मुख्य रूप से आपको गुजरात होते हुए फिर वापस साउथ की ओर लौट जाती है। हम्म, महाराष्ट्र से गुजरात होके और इसके बाद वो साउथ की ओर लौट गया तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होके वो वापस चली जाती है समुद्र में। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की शाखाएं या दो भाग में विभाजित होती है। एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाती है हम्म, और दूसरा बिहार, बंगाल बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश होकर के आपको पश्चिम क्षेत्र तक जाती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सबसे पहले मानसून हम्म, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। वहां मई में ही मानसून पहुंच जाता है। इसके बाद साउथ में समुद्र तटीय क्षेत्र में मानसून पहुंचता है। उसके बाद इधर ये शाखा में मुख्य रूप से आपको पश्चिम बंगाल में पहले आता है, इसके बाद बिहार आता है। सब 5 दिन 4 दिन के बाद आगे बढ़ते बढ़ते, यही कारण है कि राजस्थान पहुंचते पहुंचते लगभग 20-25 दिन लग जाता है। हम्म, लेकिन हमारे मानसून की सबसे बड़ी विशेषता एक है जी कि इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। देर हम्म, इज नो सर्टेनिटी ऑफ मानसून। हम्म, मे बी high rainfall, may be punctual, may be late, may be earlier. It is the most important characteristic of monsoon. हम्म, अतिवृष्टि अनावृष्टि, देर सवेर, और इस पर आज तक बहुतों शोध हुआ लेकिन किसी ने एक्चुअल कारण नहीं जान पाया। प्रकृति अपने, और इसका एक्चुअल कारण सबसे बड़ा है कि आजकल हम लोग प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम्म, आप देख रहे हैं इधर, मैं अपने लाइफ में बता रहा हूं, जब मैं बाल्यावस्था में था तब, और आज मैं 65 ईयर का हो गया तब, इस मानसून में बहुत परिवर्तन मैंने अपनी नजर से देखा। एक समय मैं बता दूं, बिहार में हथिया नक्षत्र नक्षत्र तो होता था, जी 27 नक्षत्र होता है पूरे साल में। जी लेकिन 13-14 नक्षत्र का ज्ञान हमारे देश के किसानों को है, हमारे बिहार के किसानों को है। हम्म, रोहन से शुरू करता है जी और स्वाति नक्षत्र में जाके किसान की जो है सो गिनती समाप्त हो जाती है, क्योंकि इतना ही समय कृषि का है मूल रूप से। जी सर, नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र क्या है ये शॉर्ट में बता दें ताकि दर्शक समझ हाँ, पाए सर। नक्षत्र जो है वह एक चक्र है, जो वो पृथ्वी जो हमारी घूमती है उसके आधार पर उसके
गणना जो होती है वो नक्षत्र अश्विनी भरणी रोहिणी कृत्तिक मृगशिरा आद्रा इस प्रकार के नक्षत्र हैं। और सब नक्षत्र 13 दिन 14 दिन, कोई कोई नक्षत्र 16 दिन का होता है। अच्छा। तो और सब मिला के 365 दिन में 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। ठीक है। और ये पृथ्वी की परिक्रमा जो दैनिक गति है और जी। वार्षिक गति है, दोनों के मिश्रण से इस प्रकार की गणना होती है। ज्योतिष अच्छा। शास्त्र में इसका डिटेल गणना है। अच्छा। अच्छा, ठीक है सर। हम्म। तो अब ये मानसून हमारे यहाँ आता है, इसकी ये विशेषता है जिसके कारण आज हम लोग, हाँ, बता रहे थे आपको कि एक समय एक नक्षत्र था, आ, उसको हस्त नक्षत्र कहते हैं। पहले कहावत थी, आते आदर न दिए जाते दिए न हस्त, वो दोनों ऐसे गए पाहुन और गिरहस्त। इसका अर्थ हुआ कि हस्त आद्रा नक्षत्र आते आते यदि मानसून नहीं आया तो किसान की जो है समस्या खड़ी हो गई। और हस्त नक्षत्र जाते जाते यदि वर्षा नहीं हुई तब भी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए कवियों ने, कवि ने उस समय घाघ, एक बहुत बड़े लोग जो उस समय गणना करते थे उसको घाघ कहते थे हम लोग बिहार के लोग। तो अच्छा। घाघ की एक कहावत थी, वो बड़ा सटीक गणना करते थे। और पहले के किसान इतना जागरूक थे, उस जानते थे कि मौसम ऐसा हो रहा है वर्षा होगी, इतनी गणना वैज्ञानिक से ज्यादा उसके पास इस एक्यूरेसी जलवायु थी। संबंधी ज्ञान रहता था। ओके। लेकिन समय बदला, लोग, पुराने लोग जितने थे अब धीरे धीरे समाप्त हुए। नए लोगों को स्पेशली कृषि में बहुत रुचि नहीं है। जी। मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं कि अभी जो किस खेती कर रहा है वह सिर्फ मजबूरी में कर रहा है। जी। पहले के लोग निस्वार्थ होकर खेती करते थे, उसको कहते थे कि खेती जो है स्वाभिमान है। कृषि को कहता था कि हम अपना ओनर हैं, हम किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले यह भाव, दो तीन उसके कारण भी थे। पहले लोगों के पास लैंड था, परिवार कम था, पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाता था, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, जिसके कारण बहुत ज्यादा लोग, बच्चे चेचक से, बड़े लोग हैजा डायरिया कोलरा से, प्लेग से मर जाते थे। यह एक साइकिल था। उस समय हम्म। हर 10 साल 5 साल में इस प्रकार की स्थिति होती थी और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देता था। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल गया। आज हम लोग मेडिकल साइंस में इतना उन्नति कर लिए। पहले जो एवरेज आयु हमारे देश की और हमारे बिहार की 50 साल था, अब 70 साल हो गया। और उसका प्रमुख कारण मेडिकल साइंस है। जी। जी। सर अगर मेरे एक जिज्ञासा मेरे अंदर रहती है कि इतनी बड़ी हाँ, बोलिए आबादी, बोलिए। जी, इतनी बड़ी आबादी हमारे बिहार की कृषि पर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी हम सारे एग्रीकल्चर फील्ड में नंबर वन नहीं है। हाँ, कम से कम क्यों जिसकी नहीं है इसका खेती। कारण जी। है, अब मैं बता रहा। अच्छा, आप बोल लीजिए, इसके बाद में बताऊंगा। जी। हाँ। जी। कम से कम जिन जिन चीजों की खेती होती है, उसमें भी हम नंबर वन नहीं है, जबकि इतना बड़ी आबादी लगी हुई है खेती किसानी में, फिर भी हम्म। इसका क्या प्रमुख आबादी कारण ही नहीं लगी, हमारा लैंड भी, मैं आपको एगो बताऊं, लैंड ऑफ बिहार इज मोर फर्टाइल देन ऑल इंडिया, ओवर इंडियाज लैंड। हमारे बिहार की भूमि भारत के अन्य क्षेत्रों की भूमि से ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत कम है, उत्पादकता हमारे यहाँ बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे पास मूल रूप से जो साइंस है, जो सेंस है, उसकी कमी है। लोग स्वेच्छा से और निरक्षा से, अनिच्छा से, सॉरी, अनिच्छा से कोई काम करता है, उस काम में उतनी सफलता नहीं मिलती है। मजबूरी में काम करना। और जो आदमी, हमारे बिहार में कुछ लोगों को मैंने देखा, जाना है, जो नौकरी छोड़ के, फॉरेन की नौकरी छोड़ के कृषि में स्पेशलाइज एरिया में काम करना शुरू किया है, फिशरीज में। आपको खास करके जो है सो आपको प्लांटेशन में, आपका जो है सो फ्रूट्स प्रोडक्शन में बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे गांव में
एक आदमी है जो नौकरी छोड़ करके डेयरी का काम शुरू किया, आज वो करोड़पति है। लेकिन मैं अब पूरे गांव में घूम के देखता हूं, डेयरी का काम जो छोटा मोटा करता है सब लॉस में चलता है, क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ब्रीड उसके पास नहीं है, वो उसके पास सोच नहीं है कैसे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्या क्या करना होगा, क्या ट्रेनिंग। एग्रीकल्चर अब तो थोड़ा सा हमारे यहाँ, हम तो धन्यवाद देते हैं स्वामीनाथन को, जिनके अथक प्रयास से हमारे कृषि में सुधार हुआ। नहीं तो बिहार की कृषि में तो भुखमरी थी श्रीमान जी। मैं जानता नहीं, मैंने पढ़ा है, उस समय मैं अपने बाबा से सुनता था कि दुर्भिक्ष हो जाता था, पूरी फसल सूख जाती थी, पूरा पूंजी डूब जाता था, जो लगाए वो भी नहीं हुआ। जी सर, इसमें एक कारण ये भी कहा जाता है कि हमारे लैंड लैंड का जो साइज है वो भी धीरे धीरे दिन ब दिन घटता जा रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, बड़े। नहीं घटेगा ही। जी, तो ये भी। हमारे यहाँ बिहार के लोगों का सबसे बड़ा है कि आप कोई नौकरी कहीं बाहर कर रहा है, कोई अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, भारत में अच्छे नौकरी पर, लेकिन शेयर सब लेता है। ये जी, सबसे बड़ा विडंबना है हमारे यहाँ। तो अपने इस कारण से किसान किसी भी खेती को बड़े स्तर पर, बड़े लैंड पर नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। नहीं इस कारण करता, से उसे इसीलिए बड़ा कि मुनाफा नहीं हो पाता है। ये भी एक हाँ कारण है। नहीं, उसके लिए सरकार ने सर्वे जब शुरू हुआ, मैं आपको बता दूं, 1966 में एक सर्वे शुरू हुआ बिहार सर्वे सेटलमेंट विभाग के द्वारा। हम्म, तो कुछ क्षेत्रों में चकबंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ। चकबंदी का अर्थ है कि यदि एक किसान को 5 जगह छोटा छोटा टुकड़ा है, जी सरकार ने उस सारे टुकड़े को मिला के एक जगह उसको दे दिया। जी, बेसिकली लैंड हर किसान को, कंसोलिडेशन। लैंड है, कंसोलिडेशन कह सकते हैं इसको। हाँ हाँ, वो कर दिया। जी लेकिन हमारे यहाँ लैंड की कैटेगराइज है, जी, सुपर फर्टाइल लैंड, जनरल फर्टाइल लैंड, लो फर्टाइल लैंड और डेजर्ट। तो उसमें हमारे यहाँ फिर मारपीट होने लगी। जिसकी अच्छी जमीन दूसरे को चली गई, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जी जिसकी खराब जमीन हो गई, वो लेने के लिए मार करने लगा। तो जी इसमें बहुत खून खराबा होने लगा। जी। तो बिहार विधानसभा से 1980 के या 81 में उसको फिर से समाप्त कर दिया गया। अच्छा। उसको फिर से पूर्वत कर दिया, उतना पैसा हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार की कोई भी योजना बिना विचारे लागू होती है और बाद में उसको सरेंडर करता है। यह भी हमारे बिहार के लोगों के बैकवर्ड न रहने का कारण है। जी सर, अगर अगर इस टॉपिक पर, ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात करें, तो हमारे यहाँ मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ सॉइल्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के सॉइल्स है, लाइक ब्लैक सॉइल, हाँ और अलग 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 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो इस पर जरा जानकारी दें कि हमारे यहाँ कौन हाँ, कौन से बिल्कुल प्रकार की बिल्कुल। मिट्टी देखिए, है, और किस किस हमारे क्षेत्र में कौन उत्तर सी पाई बिहार में जाती गंगा, गंगा और इसके सहायक नदियों के द्वारा जो इंटायर गंगा से उत्तर का भाग है, है। वो सभी एलुवियल सॉइल है, जी। जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं, ओके। इंटायर। इसके बाद दक्षिण बिहार में हम चले जाएं तो वहां रेड सॉइल भी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। इसके बाद आपको जो है सो सर, डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ, नाम लेते जाएंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का हाँ अगर ठीक है, आपको ध्यान हो तो। डिस्ट्रिक्ट में इंटायर नॉर्थ बिहार में जितने जिला आते हैं, जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपको जी शिवहर, ये जी। सारे इंटायर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल है। ओके। इसके बाद हम चले जाएं उधर बांका और जमुई, वहां जी। ब्लैक सॉइल भी है, रेड सॉइल भी है। अच्छा। हाँ, और कहीं कहीं आपको जो है सो सैंडी सॉइल भी है, ओके। बलुई मिट्टी। जी। गंगा नदी के तट पर दियारा क्षेत्र में हम्म, आपको बलुई और मिट्टी का अंश वाला जो है सो क्षारन जिसको कहते हैं, उस पर मिलता है। क्षारन वाला तो वो है एलुवियल सॉइल ही, लेकिन उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो यह मूल रूप से बिहार में 4 ही 5 प्रकार की मिट्टी है। और सर, इसकी प्रधानता क्या होती है, जैसे किस मिट्टी में किस तरह के फसल उगाए जा हाँ सकते हाँ, हैं। मैं बता रहा हूं। तो एलुवियल सॉइल मूल रूप से हर फसल के लिए उपयोगी है। जलोढ़ मृदा जो है, जी इसमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन सब होगा, क्योंकि ये ज्यादा फर्टाइल है। हम दक्षिण बिहार में
रेड सॉइल पर चले जाएं तो जी उसकी फर्टिलिटी कम होती है। तो रेड अच्छा सॉइल में मूल रूप से कुल्थी, कोदो, खेरी, आपको आलू, ये सब की खेती होती है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी उतनी है नहीं। जी वो रेड सॉइल बनने का प्रमुख कारण है कि वो सब जो है सो आयरन और एरिया रहा होगा। आयरन जब हवा से संपर्क करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, जी आपने देखा होगा कुदाल उदाल लोहे के सामान जब बरसात में बाहर रह जाता है, उसमें लाल भूरा से भूरा पदार्थ, जी उसको जंग कहते हैं। जंग जी रस्टिंग या तो वो जंग, तो वही जहां लोहे का मात्रा जमीन में, मृदा जो है, मृदा में बहुत सारे तत्व रहते हैं। मृदा जी कहता है कि मृदा जो है वो खनिजों का मिश्रण है। जी एक खनिज से नहीं, कई अवयव घटक उसमें मिले रहते हैं, तब मृदा का निर्माण होता है। जी मृदा में आपको कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, आपको जो है तो नाइट्रोजन होगा, हम्म, फास्फोरस होगा, गंधक होगा, ऐसे बहुत, कॉपर होगा, ये सब चीज चाहिए होता है। जी हमारे यहाँ कृषि की सबसे विडंबना क्या है, किसान निरक्षर हैं। हम्म, अब खेती कर रहे हैं, हम तो देखते हैं खेती कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, खेत को जोतवा दिए, डीएपी पूरा छिड़ दिए, हम्म, 20 किलो का बीघा डीएपी दे दिए, फसल लगा दिया। फिर सिंचाई किए, यूरिया दे दिए। पौधा में रोग लगा तो रोगर, फॉलिडॉन, फेराडाइन और बहुत थायमेट, ये सब छिड़क दिए। पेस्टिसाइड्स है उसका ये क्या, सारे पेस्टिसाइड्स है राइट हाँ सर। पेस्टिसाइड, जी हाँ ये सब पेस्टिसाइड। ये सब देने के कारण क्या हो रहा है हम्म, कि हमारे जो पोषक तत्व हैं वो तो समाप्त हो ही रहे हैं, और जो मृदा में उपलब्ध वाले जो जीव हैं वो भी मर जा रहे हैं। वो मर जा रहे हैं। और उसके मरने से, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, पहले के मृदा में केचुआ बहुत होता था। जी केचुआ मैं कहने जा रहा अर्थवर्म जिसे हाँ कहते हैं हाँ जी। हाँ, केचुआ बहुत होता था, और केचुआ का क्या नेचर है कि वह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी खाता है। हम्म अब मिट्टी खाएगा तो मिट्टी ही मलमूत्र त्यागेगा। जी तो वो जो मिट्टी त्यागता था वो बहुत फर्टाइल होता था। अच्छा लेकिन हमारे इस पेस्टिसाइड ने लगभग उसको समाप्त कर दिया। अच्छा और यूरिया डीएपी ने जमीन को और ज्यादा, इन रासायनिक खाद के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। जी यह मिट्टी के पोषक तत्व को ही जबरदस्ती खींच करके प्लांट तक देता है। हम्म, मिट्टी में जितनी क्षमता रहेगी उतनी ना, मिट्टी की जी क्षमता खत्म हो जाएगी, नो यूरिया डीएपी देंगे तो कुछ कर पाएगा। इसीलिए आज हमारे बिहार का हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुका है। अच्छा जो किसी काम का नहीं है, पड़ती है, किसान फसल लगाता है, उड़ जाता है, तो मेहनत सर किया, और फसल लगाया। ये सर किन किन क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत बड़े ये स्तर पे साउथ जमीन बिहार में बंजर तो हो हम गई। देखे हैं, गया में देखे हैं, बांका में देखे हैं, जमुई में देखे हैं, इस सब ये एरिया में देखे हैं। नॉर्थ बिहार में तो इसीलिए नहीं है, उसका एक कारण है, यहाँ तो यदि बाढ़ आई तो पानी फैल गया तो कुछ ना कुछ मृदा लेके आया, तो वो हम्म, जमा हो गया उस जमीन पर, तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जी इसीलिए ये तो उतना। लेकिन साउथ में जहाँ बाढ़ नहीं है, हमारे यहाँ दो प्रकार की नदियां हैं, शायद आपने सुना होगा, एक सदानीरा और एक सिजनर। जी सदानीरा नदी जो है जो पूरे उत्तर बिहार को मैदानी भाग में जल की आपूर्ति कराता है, वो जल उपलब्ध है उसको, स- जो नदी जैसे गंगा हुआ, सदा नीरा यमुना हुआ। मतलब सर सरदा नीरा उन्हें कहते हैं पेरेनियल रिवर्स जो हुए साल भर जो नदिया या, नीरा का अर्थ हुआ कि सालों भर उस नदी में जल रहता है, जी वही उसका जल पेरेनियल कभी सूखता नहीं है। जी और दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं जी वो सब का जल लगभग मौसम के अनुसार, बरसात में पानी आया इसके बाद सूख गया। जी जैसे चांदन है, आपको जो है सो चांदन हुआ, बड़ुआ हुआ, सोन हुआ, पुनपुन हुआ, ये सब जो साउथ बिहार की नदियां हैं वो सब सीजनल बिल्कुल रिवर्स सूख जाती जी है। इस सब नदी में बरसात के बाद अब कोई एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अच्छा बांका जिला के पास यदि आप कभी गए होंगे, चानन नदी है। आप जी बरसात के बाद देखिएगा, बिल्कुल चांदन के तट पर बसा हुआ बांका है, अच्छा कभी एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा।
लेकिन भयंकर बाढ़ आती है जब वर्षा होती है। वो नॉर्थ बिहार से ज्यादा डेंजरस है वो नदियां। वर्षा हुई तो पूरा उसका कैचमेंट एरिया बहुत लंबा होता है। कैचमेंट एरिया आप समझ, एरिया क्या है कि इंटायर एरिया ऑफ लैंड हुच रेन वाटर दैट रिवर एब्जॉर्ब, वो सारी एरिया का जो पानी वो एब्जॉर्ब करता है, अपने पेटी में समा लेता है, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो जितने एरिया का पानी वो अपने अंदर समा लेगा, वो पूरे एरिया को हम कैचमेंट एरिया ऑफ दैट रिवर कहते हैं। उस रिवर का कैचमेंट हाँ एरिया वो हो गया। अच्छा। हाँ, तो चूंकि उसका वो पठारी एरिया है तो स्लोप है उसमें, तो जी पूरा वर्षा हुई तो पानी सब चला है उसमें, तो अचानक उस नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। अच्छा ठीक है। अभी ऐसा भी हम देखे हैं अपनी आंख से कि जा रहे हैं नदी के अंदर और बाढ़ आ गई, आदमी बह गया, अच्छा, सूखी है पूरी और आदमी बह गया, ये उसका किस कहीं नदी की अता बात पता। कह रहे हैं सर? ये किस नदी की बात कह रहे हैं? ये मैंने सुखनिया का कहा, चानन का भी कहा, हम देखे हैं। हाँ, कृषि में सुधार के लिए बिहार में दो तीन चीजों की आवश्यकता है। जैसे कंपोस्ट के लिए, जैसे कृषि का वेस्ट मटेरियल जो है, पशु चारा जो छूटता है वो, गोबर और अन्य चीजों को मिला के किसान यदि उसको ईमानदारी से खाद तैयार करे और उसको कंपोस्ट को खेत में डाले तो खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। और दूसरा, वर्मी कंपोस्ट की तरफ सरकार की योजना है, उसको काफी किसानों को जागरूक करे, उसके प्रति लोगों को जानकारी दे, और वो सरकार का अनुदान है उसको जान किया, हाँ सबको वो वही VLW के द्वारा प्रोत्साहित करे कि वर्मी कंपोस्ट की खेती करने के लिए, और उससे उस अपने जमीन में उसको डाले तो उससे जो है सो उसकी उर्वरक। इसके अलावा खल्ली सब जो होता है, नीम की खल्ली, अंडे की खल्ली, आपको महुआ की खल्ली, ये सब खल्ली का प्रयोग और उसकी उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा, जो दवा का प्रयोग है उसको कम से कम करें। कैसे हम इस रोग से अपने पौधे को बचा करें, उसका दवा लास्ट सॉल्यूशन रखे पहले। जैसे नीम का खल्ली और कुछ अथी घोर करके और उसको पौधा में लगा दें तो बहुत सारा चीज जो है सो, नीम का तेल तो कीड़ा मर जाएगा, तो जली जीव जो है सो उसको हानि भी नहीं होगी, और वह जो है सो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, बहुत सारे वो कीट ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लाभदायक है, जो मिट्टी में उपलब्ध बहुत सारे कीड़े मकोड़े के, पौधे पर उपलब्ध बहुत सारे कीड़े मकोड़े के खा के पौधे फसल की रक्षा करते हैं। इसीलिए उसको भी बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस सब के लिए किसानों को जागरूक करना होगा, और यह काम सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी है, उसके द्वारा ईमानदारी से यदि किया जाए। दूसरी, कृषि चर्चा में किसानों को जागरूक करने का हर साल तो प्रयास किया ही जाता है, हर महीना हर दिन, लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है, समय नहीं है, सुविधा भी जी। नहीं है और समय भी नहीं है, जिसके कारण उसका लाभ वो ले नहीं पाते। अतः किसानों को जागरूक करके हम निश्चित रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था और कृषि को सुधार सकते हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम देते हैं अपने वाणी बहुत को। बहुत अभी बहुत दोबारा। बहुत धन्यवाद सर। और बहुत मजा आया आपसे बात करके। जैसा कि मैं हमेशा कहता भी रहूं कि ज्योग्राफी बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, और इसकी हम्म, जानकारी से किसान लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार और इवन भारत को कृषि प्रधान देश कहा हम्म, गया है। तो हाँ कृषि हाँ, के उत्थान से किसानों का उत्थान होगा, तो एक बड़ी आबादी का उत्थान इससे होगा। इसलिए ये सब हम्म, जानकारी, ये पूरा उद्देश्य भी हमारे इस पॉडकास्ट का, इस पूरे सेशन का उद्देश्य भी यही है हम्म, कि हम जागरूकता फैला सकें। और हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो पर आने के लिए। और आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए हम अंत में दो सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब देने पर उनको बिल्डिंग बिहार के तरफ से, हमारी टीम की तरफ से अवार्ड भी दिया जाता है। तो सर आपके ठीक ठीक। पास दो सवाल हाँ ऐसे हाँ, हैं। ठीक है। जी मैं बता रहा हूँ जी कि बिहार में भूमिगत जल के स्तर में वर्ष दर वर्ष गिरावट क्यों हो रही है, यह एक बहुत ही वाइटल प्रश्न है। और ओके। दूसरा है
खगड़िया जिला में मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में काफी वृद्धि होती है। उसका यह भी रिसर्च क्यों हो रहा है, और जगह क्यों नहीं होता, यह भी एक प्रमुख प्रश्न है। जी। और सर यूनिकनेस के बारे में हमने एक बात कही थी कि बिहार के वेदर और क्लाइमेट के यूनिकनेस के कारण पक्षियों का, विदेशी पक्षियों का आना कुछ हाँ ऐसा। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए, हमारे यहाँ कांवर झील, आपको खड़गपुर झील, आपका जो है सो चांदन झील, इस सब झील में साइबेरियन पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। वो वहाँ का क्लाइमेट जब उनके लिए प्रतिकूल हो जाता है, तो क्लाइमेटिक अनुकूल परिस्थिति के कारण यहाँ आ जाता है, और वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आता है। और फिर जब यहाँ की क्लाइमेट बदलती है, उनके प्रतिकूल हो जाता है, तो ये पुनः वापस अपने यहाँ चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग उसको भी सही से जीने नहीं देते हैं, उसको मार करके, शिकार करके अपना जो है सो भोजन बना लेते हैं। ये लेकिन सर किस सरकार के सीजन में द्वारा, होता है सर? सर ये किस सीजन में हाँ, होता यह है? दिसंबर जनवरी में, ये दिसंबर में आता है और फरवरी के बाद वापस लौटने लगता है। और किन किन क्षेत्रों में आता है सर? अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो बिहार के किन क्षेत्रों में ये फॉरेन बिहार में साइबेरियन मुख्य बर्ड्स रूप आते हैं? से जहां जहां, जैसे बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर प्रखंड है, हम्म। वहां कांवर झील है। हम्म। कांवर झील में बहुत सारे पक्षी आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। हम्म। हलमना डैम में जो झील है, उसमें हमने पक्षियों को देखा है, हम्म। विदेशी पक्षी। हम्म। खड़गपुर झील में मैंने, मुंगेर में है, वहां मैंने देखा है। जी। इसके अच्छा। बाद चानन डैम जो बांका जिला में है, वहां भी वो पक्षी थे। वो पक्षी को जब वहां से आता है, तो जहां उसको उपयुक्त जलवायु और भोजन की सुविधा होती है, वहां जो है सो वो निवास करने लगते हैं। फिर अनुकूलन जब तक रहा तब तक रहा, जब प्रतिकूल स्थिति होती है, धीरे धीरे फिर माइग्रेट करके अपने पुराने स्थान को देखिए, चले जाते हैं। ये बिहार को कितना विशेष बनाता है कि फॉरेन बर्ड्स हमारे बिहार में एक पर्टिकुलर मौसम में आते हैं, और वो जहाँ भी उनको भोजन की सुविधा मिलती है, पानी की सुविधा मिलती है, वहाँ एक समय तक, निर्धारित समय तक रहकर, हाँ और फिर वो पुनः अपने देश को लौट जाते हैं। ये बिहार का बिल्कुल, वो पर्यटन कभी को भी। रास्ता नहीं भटकता है, वो रास्ता नहीं भटकता है, फिर अपने गंतव्य को पहुंच जाता है। जी, तो इसी से 10,000 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है, दस और वो क्रमशः बारह आता है। वहां से जो जो अनुकूल होती जाती है, वहां वहां से प्रतिकूल होते जाता है, आगे बढ़ा, यहाँ आके स्टेबल हो गया, फिर यहाँ से वापस इसी प्रकार जाता है। अरे वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है मेरे दर्शकों के लिए कि वो दो फॉरेन बर्ड की स्पीसीज का नाम बताइए जो विदेशों से ट्रैवल करके 10-12 हजार की दूरी, जैसे सर ने बताया, 10-12 हजार की दूरी तय करके बिहार में आती है वो पक्षियां, और फिर पुनः वापस लौट जाती। तो वो दो स्पीसीज का नाम बताएं। सारे ऐसे रिवर्स हैं बिहार में जो विलुप्त हो गई हैं, उनका कारण, मुख्य कारण क्या है, ये ढूंढ कर बताएं। तो इसी के साथ, और जिन लोगों को भी इन दो प्रश्नों का जो लोग आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। और हमारे चैनल का नाम है अनफोल्ड विथ राहुल, यूट्यूब पर ये चैनल है, और फेसबुक पे हमारा पेज है बिल्डिंग बिहार, जिस पर आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब अपने नाम और अपने फोन नंबर के साथ डाल दें। प्रथम 5 लोग जो इसका जवाब सही समय पर देंगे, उन्हें हमारी टीम की तरफ से कुछ अवार्ड दिया जाएगा। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा रहा सेशन। इसी तरह हम बिहार के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियों को आप तक लाते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे, पूरे अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती जाए। जैसा कि सर ने भी कितनी बातें बताई कि जानकारी की कमी के कारण हमारे किसान सरकारी योजनाओं का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण वो कृषि में भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरे सेशन का यही उद्देश्य है कि हम अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा सकें, बिहार की विशेषताओं को पूरे दुनिया, देश भर और पूरी दुनिया तक ला सके। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड में हम नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।